राहुल गार्डन में उदास खड़ा था कि तभी उसके मोबाइल की घंटी बज उठी। मोबाइल स्क्रीन पर एक अननोन नंबर था। राहुल ने कॉल रिसीव किया। हेलो। फोन पर एक लड़की की आवाज आई। मेरा नाम सुनैना है। आपने जिस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था, मैं उसकी एचआर बात कर रही हूँ। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप सिलेक्ट हो गए हैं। आपको इंटरव्यू के लिए आना होगा। राहुल खुश होता हुआ फोन पर बोला, मुझे इंटरव्यू के लिए कब और कहाँ आना है? आज रात 8 बजे। लोकेशन मैंने आपके व्हाट्सएप पर सेंड कर दी है। रात के 8 बजे राहुल एक सुनसान बिल्डिंग के सामने खड़ा था। तभी राहुल के फोन की घंटी बज उठी। नंबर सुनैना का था। राहुल ने कॉल रिसीव की। हेलो। 4th फ्लोर पर आ जाओ, इंटरव्यूज वहीं चल रहे हैं। इतना कहकर सुनैना ने फोन कट कर दिया। कुछ ही देर में राहुल एक रूम में एक लड़की के सामने बैठा हुआ था, जो उसे अपनी बड़ी आंखों से घूरे जा रही थी। सुनैना अजीब से अंदाज में बोली, मेरा पहला सवाल ये है कि अगर तुम्हें ये पता लगे कि अभी इसी वक्त तुम्हें कोई जान से मारने वाला है, तो तुम क्या करोगे? जाहिर सी बात है, मैं अपनी जान बचाकर भागूंगा। मगर अफसोस, तुम भाग नहीं पाओगे। सुनैना ने इतना कहा ही था कि तभी उसका चेहरा काला पड़ गया। उसकी आंखें पीले रंग में बदल गईं और वो खुद एक भयानक दिखने वाली लड़की में बदल गई। ये देखकर राहुल की दहशत से चीख निकल गई। राहुल बड़ी फुर्ती से उठकर बाहर की ओर भागा, मगर अगले ही पल उस भयानक लड़की ने किसी जानवर की तरह राहुल को पीछे से दबोच लिया। राहुल की चीख सन्नाटे को चीर गई। प्रिया अपने कमरे में उदास बैठी थी। तभी उसका बड़ा भाई निरंजन उसके कमरे में आकर बोला, क्या बात है प्रिया? 3 दिन से देख रहा हूँ, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? सब कुछ ठीक तो है ना? भैया, मेरे दोस्त राहुल का कुछ भी पता नहीं चल रहा। वो एक इंटरव्यू के लिए गया था, उसके बाद वो वापस नहीं लौटा। उसके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। कहीं उसके फोन पर किसी कंपनी की एचआर का कॉल तो नहीं आया था? लेकिन आपको कैसे पता? क्योंकि कुछ समय से अगर कोई बेरोजगार लड़का किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करता है, तो उसके पास किसी एचआर का फोन आ रहा है और वो एचआर उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाती है। वो इंसान इंटरव्यू देने जाता तो है, मगर वापस नहीं आता। मैंने कुछ इसी तरह की अफवाहें सुन रखी हैं। इतना कहकर निरंजन घर से बाहर निकल गया। निरंजन के जाने के बाद प्रिया अपनी स्कूटी लेकर घर से कुछ दूर चली ही थी कि तभी उसकी मोबाइल की घंटी बज उठी। प्रिया ने उस कॉल को रिसीव किया। हेलो, कौन? फोन पर उसी एचआर लड़की सुनैना की आवाज आई। हेलो, मेरा नाम सुनैना है। कुछ दिनों पहले आपने एक कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था ना? कांग्रेचुलेशंस, आप सिलेक्ट कर ली गई हैं। आपको इंटरव्यू के लिए आना है। अचानक प्रिया के दिमाग में अपने भैया की बात गूंज गई। देखिए, मैं इस समय बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ। मैं इंटरव्यू के लिए नहीं आ सकती। मेरा दोस्त राहुल भी इंटरव्यू के लिए गया था, मगर अभी तक घर नहीं लौटा। आपका दोस्त राहुल तो कंपनी की ट्रेनिंग के लिए अमेरिका गया हुआ है। ये सुनकर प्रिया चौंक गई और उसने कहा, व्हाट? आपको कैसे पता? क्योंकि उसने भी हमारी कंपनी में ही जॉब के लिए अप्लाई किया था और मैंने ही उसका इंटरव्यू लिया था। अगर आज आप नहीं आ सकती, तो फिर आपकी जगह कोई दूसरा सिलेक्ट कर लिया जाएगा। नहीं नहीं नहीं, बताइए मुझे कहाँ आना है? आपके व्हाट्सएप पर इंटरव्यू की लोकेशन सेंड कर दी है। इसके बाद फोन कट गया। रात के 8 बजे प्रिया एक सुनसान बिल्डिंग के अंदर सुनैना के सामने बैठी थी। माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे तो इस बिल्डिंग में कोई भी नजर नहीं आ रहा। मरने के बाद कोई भी नजर नहीं आता। तुम कहना क्या चाहती हो? प्रिया ने इतना कहा ही था कि तभी सुनैना का चेहरा एक भयानक लड़की में बदल गया। कुछ देर बाद प्रिया की चीख उस बिल्डिंग में गूंज गई। प्रिया रात में घर नहीं लौटी तो उसका भाई निरंजन बहुत परेशान हो गया। वो चिंतित अवस्था में थाने में बैठा हुआ था कि तभी सब इंस्पेक्टर कदम इंस्पेक्टर निरंजन से कहते हैं, क्या बात है सर,
आप इतने परेशान क्यों हैं? मेरी बहन कुछ दिनों से लापता है कदम। हो सकता है अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने चली गई हो। नहीं कदम, जब मेरी प्रिया से आखिरी मुलाकात हुई थी तो वो अपने दोस्त राहुल के मिसिंग होने की वजह से काफी अपसेट थी। सर, आप तो जानते हैं कि इस समय शहर में क्या चल रहा है। बेरोजगार लड़के और लड़कियों के पास किसी एचआर का फोन आता है, वो उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाती है और फिर उसके बाद वो बच्चे अपने घर कभी नहीं आते। कहीं प्रिया, कुछ दिनों पहले प्रिया ने बताया तो था कि उसने दिगंबर एक्सपोर्ट कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था। इंस्पेक्टर निरंजन की बात सुनकर सब इंस्पेक्टर कदम एक फाइल इंस्पेक्टर निरंजन के सामने रखते हुए कहते हैं, सर, पिछले 6 महीने में जितने भी लोग लापता हुए हैं उन सभी ने दिगंबर एक्सपोर्ट कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था और हर किसी के पास दिगंबर एक्सपोर्ट कंपनी की तरफ से एक नियुक्त की हुई एचआर का इंटरव्यू के लिए कॉल आया था। वो इंटरव्यू देने तो गए मगर राहुल की तरह ही वापस नहीं आए। और सबसे अहम बात यह है कि मैंने पर्सनली जब दिगंबर को कॉल किया तो उसने मुझे बताया कि उसकी कंपनी ने किसी भी लड़की को एचआर के लिए नियुक्त किया ही नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि कोई सीरियल किलर या कोई सनकी दिगंबर एक्सपोर्ट कंपनी की फर्जी एचआर बनकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रही है। एनीवे, तुम एक आम आदमी बनकर दिगंबर एक्सपोर्ट कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर दो। इंस्पेक्टर निरंजन के कहने पर सब इंस्पेक्टर कदम ने ठीक वैसा ही किया और तीसरे दिन सब इंस्पेक्टर के मोबाइल पर घंटी बजने लगी। नंबर अननोन था। सब इंस्पेक्टर कदम ने कॉल रिसीव की। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं एचआर सुनैना बोल रही हूँ। आपने जिस जॉब के लिए अप्लाई किया था उसके लिए मैंने आपको सिलेक्ट कर लिया है, मगर आपको एक इंटरव्यू देने के लिए आना होगा। ठीक है, मुझे कब, कहां और किस समय पर आना है? आज रात 8 बजे। लोकेशन मैंने आपके व्हाट्सएप पर सेंड कर दी है। सब इंस्पेक्टर कदम तुरंत इंस्पेक्टर निरंजन के पास चले गए। मैंने लोकेशन देख ली है सर। लोकेशन एक बिल्डिंग की है जो वर्षों से वीरान पड़ी हुई है। इसका मतलब मामला संगीन है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। इंस्पेक्टर निरंजन सब इंस्पेक्टर कदम के साथ सीधा उस सुनसान बिल्डिंग की ओर चले गए। तभी सब इंस्पेक्टर कदम के मोबाइल पर घंटी बज उठी। फोन सुनैना का था। हेलो, मैं बिल्डिंग के नीचे खड़ा हूं। 4th फ्लोर पर आ जाओ। कुछ देर के बाद सब इंस्पेक्टर कदम एक रूम में एक सुंदर लड़की के सामने बैठे हुए थे। वो लड़की अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सब इंस्पेक्टर कदम को घूरे जा रही थी। जहां तक मैं जानता हूं, ये बिल्डिंग तो वर्षों से खाली पड़ी हुई है और ना ही मुझे यहाँ आपकी कंपनी का कोई एम्प्लॉय नजर आ रहा है। अगर तुम मेरे सारे एम्प्लॉय से मिलना चाहते हो तो वो इसी रूम में हैं। लेकिन यहाँ तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। कि तभी अचानक उस रूम में अंधेरा छा गया। अगले ही पल सब इंस्पेक्टर कदम के सामने उस रूम में ढेर सारी लाशें पड़ी थीं। तभी सुनैना का चेहरा एक भयानक लड़की में बदल गया। तुम मुझे यहाँ पर अरेस्ट करने के लिए आए थे? बेवकूफ इंसान, आत्माओं को कभी भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इतना कहकर सुनैना सब इंस्पेक्टर कदम की ओर झपटी। इंस्पेक्टर कदम की दिल दहला देने वाली चीख इंस्पेक्टर निरंजन के कानों से टकराई। इंस्पेक्टर निरंजन दौड़ते हुए उस रूम के अंदर आ गए। सामने सब इंस्पेक्टर कदम की बड़ी ही खराब अवस्था में लाश पड़ी हुई थी और एक बेहद भयानक दिखने वाली लड़की हंस रही थी। तभी वो इंस्पेक्टर निरंजन की ओर देखकर कहती है, आज तो 2 शिकार हाथ लगे हैं। कौन हो तुम? सुनैना, एचआर सुनैना। जब मैं बेरोजगार थी तब मैं इसी बिल्डिंग में दिगंबर एक्सपोर्ट कंपनी में एचआर का इंटरव्यू देने के लिए आई थी, मगर मुझे रिजेक्ट कर दिया गया था। मैं उनके सामने बहुत गिड़गिड़ाई मगर उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। मैं अपने परिवार को
भूखा नहीं देख सकती थी, इसीलिए मैंने इसी बिल्डिंग से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। तुम मासूम बेरोजगार नौजवानों को क्यों मार रही हो? मैं उन्हें मार नहीं रही, बल्कि उन्हें अपनी भूतिया कंपनी में भर्ती कर रही हूँ। कुछ समय बाद वो सब उन सभी बड़ी बड़ी कंपनीज के ओनर्स को खत्म कर देंगे जो बेरोजगार लोगों और गरीबों के नाम पर जॉब नहीं देते। इतना कहकर वो इंस्पेक्टर निरंजन की ओर झपटी, लेकिन इंस्पेक्टर निरंजन की कलाई में बंधा हुआ पीला धागा, जो कुछ समय पहले मंदिर में एक पुजारी ने बांधा था, चमकने लगा। जैसे ही वो किरणें उस भयानक लड़की पर पड़ी और वो चीखती हुई वहां पर राख का ढेर बन गई। मर जाओ तुम, तुम्हारा अंत होना ही चाहिए। तुमने मुझसे सब छीन लिया, अब तुम कभी वापस नहीं आओगी और ना ही किसी मासूम की जान ले पाओगी। राजीव और सुमन की शादी के बाद सनशाइन विला में दुल्हन के गृह प्रवेश की रस्म चल रही है। राजीव और सुमन साथ में खड़े हैं। मालती सुमन की आरती उतारती है। उनके पीछे ही राजीव के अंकल और आंटी खड़े हैं। बेटा सुमन, इस कलश को पैर से गिराकर अंदर आ जाओ। ये सुनकर सुमन कलश को पैर से गिराकर घर के अंदर प्रवेश करती है। उसके बाद मालती अपनी बहू और राजीव को कमरे के अंदर छोड़कर चली जाती है। रात के 3 बजे रवि और आराध्या अपने कमरे में सोए हुए हैं। तभी आराध्या को किसी लड़की के हंसने की आवाज सुनाई देती है। उसकी आंख खुल जाती है तो वो देखती है कि उसके कमरे के एक कोने में कोई लड़की बैठी हंस रही है और उसकी गर्दन दीवार की तरफ है। कौन हो तुम? ये कहते हुए वो बेड से उतरती है। बेटा सुमन, तुम हो क्या? ये कहते हुए वो उस लड़की के कंधे पर हाथ रखती है। वो लड़की अचानक से उसकी तरफ पलटती है तो उसको पता चलता है कि वो सुमन ही है। तुम यहाँ क्या कर रही हो बेटा? तुम्हें तो इस वक्त अपने कमरे में होना चाहिए। ये सुनते ही सुमन उसकी तरफ गुस्से से देखने लगती है और झपट कर उसे जमीन पर गिरा देती है और फिर उसके सीने पर बैठकर कहती है, मुझे कहाँ होना चाहिए ये बताने वाली तू कौन होती है? ये कहने के बाद सुमन की आंखें लाल हो जाती हैं, जिससे वो डरावनी लगने लगती है और आराध्या चीख मारकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। रवि, मुझे बचाओ! उसकी चीख सुनकर रवि जागता है तो देखता है कि आराध्या डर के मारे मुंह छिपाए जमीन पर बैठी है और वहाँ तीसरा कोई नहीं है। अरे क्या हुआ आराध्या? अपने पति की आवाज सुनकर आराध्या आंखें खोलती है तो कमरे में सुमन को न पाकर हैरान हो जाती है। यहाँ बहू आई थी और वो बहुत भयानक लग रही थी। जब मैंने उससे पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही है तो वो मुझे मारने के लिए मुझ पर झपटी। ये तुम क्या बोले जा रही हो? जब मेरी आँख खुली तो तुम अकेली जमीन पर पड़ी थी और कमरे का दरवाजा भी अंदर से बंद है, तो तुम कैसे कह सकती हो कि बहू यहाँ आई थी? वो यही थी, मुझे मारने आई थी। तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा। बहू अपने कमरे में ही होगी। आज उनकी शादी की पहली रात है, इसलिए उनको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा, वरना मैं तुमको अभी वहाँ ले चलता। चलो बेड पर चलकर आराम करो। आराध्या का दिल इस बात को मानता नहीं है कि उसने कोई सपना देखा होगा, लेकिन फिर भी वो आगे कुछ नहीं कहती और चुपचाप फिर बिस्तर पर लेट जाती है। थोड़ी देर बाद जब रवि सो चुका होता है, आराध्या के मुंह पर कोई हाथ रखता है और उसकी आंख दोबारा खुल जाती है। वो देखती है कि सुमन ने उसके मुंह पर हाथ रखा है और वो बहुत भयानक दिख रही है। आराध्या रवि को जगाना चाहती है लेकिन मुंह से कुछ भी नहीं बोल पाती। सुमन आराध्या का हाथ पकड़कर उसको बेड से घसीटती हुई कमरे से बाहर ले जाती है। कमरे से बाहर आने के बाद वो आराध्या के मुंह से अपना हाथ हटा लेती है। तुम सुमन नहीं हो, कौन हो तुम? क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? मैं वही दुल्हन हूँ जिसको तूने खूनी दुल्हन का नाम दिया था। तुम मर गई थी ना? ये सुनते ही सुमन उसका गला पकड़ती है और उसे सीढ़ियों से नीचे फेंक देती है। गिरते हुए आराध्या चिल्लाती है तो बाकी के परिवार वाले भी नींद से जागकर अपने अपने कमरों से बाहर निकल आते हैं और जब वो आराध्या के पास पहुंचते हैं उससे पहले ही सुमन वहां से गायब हो जाती है। जब आराध्या को होश आता है
तब वो अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई है, लेकिन आराध्या की आवाज नहीं निकलती और ना ही उसके हाथ पैर चलते हैं। ऊंचाई से गिरने की वजह से इनके हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया है और कुछ दिनों के लिए ये बोल भी नहीं सकती। मैं दवाई लिख के दे रहा हूँ, ये इनको टाइम पर देते रहना। घर में अब सभी परेशान हो जाते हैं और आराध्या का खास ख्याल रखना शुरू कर देते हैं। अगली रात सब डिनर के लिए डाइनिंग हॉल में बैठे हैं, लेकिन सुमन वहाँ नहीं नजर आती। राजीव बेटा, सुमन अभी तक कमरे में ही है क्या? उसको डिनर नहीं करना? मम्मी, मैं तो बहुत देर से कमरे में अकेले बैठा ऑफिस का काम कर रहा था, मुझे लगा कि वो आपके साथ होगी। मालती सुनकर चौंक जाती है। अरे नहीं राजीव, मैंने आराध्या के कमरे में भी देखा, लेकिन वो वहाँ भी नहीं है। ये सुनकर सभी परेशान हो जाते हैं और डाइनिंग टेबल से उठकर सुमन की तलाश करने लगते हैं। सब लोग उसे पूरे घर में ढूंढते हैं और आखिर में हार कर हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं। पता नहीं इस घर में क्या हो रहा है। पहले आराध्या के साथ वो हादसा हुआ और अब सुमन पता नहीं कहाँ गायब हो गई। अभी वो सब आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि घर की सारी लाइट्स अपने आप जलने बुझने लगती है। उनको दिखाई देता है कि सामने सीढ़ियों पर से सुमन अपने दुल्हन वाले अवतार में धीरे धीरे नीचे आ रही है, लेकिन उसके बाल खुले हुए हैं। सुमन, कहाँ थी तुम? हम लोग कितनी देर से तुमको ढूंढ रहे हैं। तब सब उसका भयानक चेहरा देखकर डर जाते हैं। वो इस वक्त एक चुड़ैल की तरह दिखती है। बुढ़िया, पहचाना मुझे? ये कहते हुए सुमन मालती की तरफ झपटती है और उसकी गर्दन पर दांत गाड़ देती है। मालती चिल्लाती है और उसके बाद बाकी सब मिलकर मालती को उससे छुड़ाते हैं। सुमन, ये तुमको क्या हो गया है? तुम क्यों सबको नुकसान पहुंचा रही हो? मैं सुमन नहीं हूँ। क्या कहा था तूने मुझे कि मैं खूनी दुल्हन हूँ? याद आया कुछ? ये सुनकर मालती को याद आ जाता है कि ये सामने वाली लड़की कौन है। ये क्या बात कर रही है माँ? पिछले साल हमारे पड़ोस में रहने वाले प्रताप की शादी इससे हुई थी। शादी के बाद से ही उस घर में झगड़े होना शुरू हो गए थे। रोजाना इनकी लड़ाइयों की आवाजें कॉलोनी में गूंजती रहती थी, लेकिन वो कॉलोनी की सबसे पॉपुलर फैमिली है, इसीलिए कोई कुछ नहीं कहता था। एक दिन प्रताप बहुत जोरों से चिल्लाया तो कुछ पड़ोसी भागे भागे उसके घर में पहुंच गए। वहां देखा कि प्रताप जमीन पर गिरा पड़ा था और उसके पेट में चाकू लगा हुआ था। सामने ये लड़की, जिसका नाम अक्षरा है, खड़ी थी। सबको यही लगा कि इसने ही अपने पति को मारने की कोशिश की है। ये कह रही थी कि इसने कुछ नहीं किया, प्रताप झूठ बोल रहा है, लेकिन लोगों ने तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर दिया। सब लोग उसी को खूनी दुल्हन कहने लगे और फिर इसको पुलिस के हवाले कर दिया। जेल में जाने के बाद मैंने वहाँ आत्महत्या कर ली, लेकिन अब मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी जिन्होंने मेरा साथ नहीं दिया था। ऐसा नहीं है बेटा, जब तुम जेल चली गई थी उसके कुछ दिन बाद हमें प्रताप की असलियत पता चली। आराध्या और मैं तुम्हारे बारे में स्टेटमेंट देने पुलिस स्टेशन जाने ही वाले थे, लेकिन प्रताप ने पूरी कॉलोनी के सामने हमें धमकी दी और कहा कि अगर कोई भी उसके खिलाफ पुलिस के सामने कुछ बोला तो वो अपने पैसों के बल पर उसको मरवा सकता है। इतना कहकर मालती उसको बहुत देर तक समझाती है, उससे माफी भी मांगती है, जिसे सुनकर अक्षरा की आत्मा उनको माफ कर देती है। मैं अभी इस प्रताप को नहीं छोड़ने वाली, ये कहकर अक्षरा सुमन का शरीर छोड़ देती है और सुमन पहले जैसी हो जाती है। जब अक्षरा की आत्मा प्रताप के घर पहुंचती है तो वो बिस्तर पर लेटा होता है। अक्षरा को दुल्हन के रूप में देखकर वो पूछता है, अरे कौन है? मैं तुम्हारी खूनी दुल्हन, पहचाना नहीं क्या प्रताप? ऐसा कहते हुए वो उस पर झपटती है और उसके सीने पर बैठकर उसका गला दबा देती है। अरे ये क्या कर रही हो? मुझे माफ कर दो मुझे। अरे नहीं नहीं नहीं, माफ कर दो मुझे। प्रताप जोर से चिल्लाकर अपना दम तोड़ देता है और वो खूनी दुल्हन जोर जोर से हंसने लगती है। हाँ, मैं हूँ खूनी दुल्हन।